सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेट क्यू। आज हम बहुत ही बेहतरीन लेक्चर लेकर आए हैं जो कि है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। ये आपको बहुत परेशान करता है। आज बहुत ही डिटेल से देखेंगे, बहुत आसान तरीके से देखेंगे और पूरा देखेंगे। ए टू जेड कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? फिर ये अगर आपको कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, मैं उसे तुरंत आंसर करूंगा। देखिए, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है, इसको आप ध्यान से पहले तो ये पूरा डायग्राम देखिए। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर हो गया, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर हो गया, सर्पेंटाइन रिसेप्टर हो गया। क्यों जानते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर जो रीजन आपको दिख रहा है ये एक्स्ट्रा सेलुलर, अंदर वाला रीजन जो है ये इंट्रासेलुलर। और ये क्या है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है दो दो करके, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। क्या है हमारा? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, जो कि सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ना भाई, सेल मेम्ब्रेन में क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे क्या है हमारा, ड्रग बाइंडिंग साइट या लिगेंड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे 3 सब यूनिट है, अल्फा बीटा गामा, जिससे कि जीडीपी बाइंड है। क्या बाइंड है? जीडीपी बाइंड है। अगर जीडीपी बाइंड है तो क्या हुआ, इनएक्टिव स्टेज में पाया जाएगा। देखिए पहले तो ये जान लेते हैं हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर क्यों कहा है। क्योंकि देखिए इसमें 7 हेलिक्स बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हेलिक है, इसीलिए हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर हो गया। सर्पेंटाइन रिसेप्टर हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग हेट्रोट्राइमेरी कहते हैं। हेट्रोट्राइमेरी क्यों कहें? क्योंकि देखिए 3 सब यूनिट प्रेजेंट है इसके पास। कौन कौन सा 3 सब यूनिट है? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा। तो पहला तो आप समझ गया कि जो 3 सब यूनिट है तो ट्राइमेरिक कह दिए। अब हम हेट्रो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों डिफरेंट सब यूनिट अटैच है ना, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, इसलिए हेट्रो ट्राइमेरिक हो गया। समझ गए? इसको हेट्रो ट्राइमेरिक क्यों कह दिए। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो सेल को फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसका अपना अलग अलग पाथवे है जिसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, लेकिन आपको देख लेना है एक बार। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आप यहाँ पे देख लो, क्लियरली मेंशन है। देखिए जनरल कैटेगरी जो होता है ये सेल सरफेस रिसेप्टर है। किस तरह जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक सेल सरफेस टाइप का रिसेप्टर है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो जीपीसीआर रहेगा, ये सेल है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। मेनली सरफेस पे रहेगा, हमेशा नहीं, मेनली ज्यादातर सरफेस पे रहेगा। जैसे कौन कौन होते हैं भाई, आयन चैनल लिंक रिसेप्टर जो कि सेल सरफेस पे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब समझ पा रहे हो, आयन मतलब आयनिक आयन आएगा। जी प्रोटीन आप भी डिटेल में देखने वाले हैं। इंजाइम लिंक रिसेप्टर, कहीं ना कहीं इंजाइम आएगा, लिंक करेगा, बॉन्ड बनाएगा और अपना एक्शन शो करेगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो पूरा नाम है वो है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए आप याद होगा, गुआनिन आप जानते होगा इसको। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब गुआनिन एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन अगर रिसेप्टर से जुड़ जाता है, अगर जी जो है रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं। कपल समझ गए क्यों कहे? क्योंकि जी प्रोटीन क्या है, रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। अगर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मतलब दो लोग कपल, अच्छे खासे कपल तो आप हो गई। ठीक है, तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो जी प्रोटीन है, या तो बाइंड करेगा जीटीपी के साथ या जीडीपी के साथ, दो लोगों के साथ ये बाइंड कर सकता है हमारा जी प्रोटीन, आइदर जीटीपी और जीडीपी। जी प्रोटीन बिलोंग करता है जीटीपीएज फैमिली से, इसीलिए जीटीपी को आसानी से क्या कर देता है, ये हाइड्रोलाइज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है ना। जी प्रोटीन बिलोंग किससे करता है, जीटीपीएज। देखिए अब मैंने आपको बताया कि जी प्रोटीन या तो जीटीपी से बाइंड करेगा या जीडीपी से बाइंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में, जो हमारा जी प्रोटीन है किससे, जीडीपी से बाइंड किया है ना। जीडीपी से बाइंड किया है, अल्फा बीटा गामा सब एक साथ बढ़िया मौज से है। तो ये क्या, ये एक तरह से इनएक्टिव स्टेज में है। अगर ऐसा आपको कहीं सिचुएशन दिख जाता है जहां जीडीपी बाइंड है, अल्फा बीटा गामा सब एक साथ बाइंड है, तो ये कहीं ना कहीं इनएक्टिव स्टेज को दर्शा रहा है। मतलब ये जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर है ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट नहीं हुआ कहने का मतलब है कि इसका जो लिगेंड है अभी इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया है। अगर लिगेंड जब तक रिसेप्टर से, इस रिसेप्टर से जब तक लिगेंड बाइंड नहीं करेगा तब तक जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। और जब तक एक्टिवेट नहीं होगा अपना एक्शन शो नहीं करेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे आ गया क्लियरली, देखिए ध्यान से देखना आपको बस, इजली देखिए। जी प्रोटीन 3 सब यूनिट से बने होते हैं, अल्फा बीटा गामा आपको पता है, इसलिए हेट्रोट्राइमेरी कहते हैं। इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में अल्फा बीटा गामा सब यूनिट जीडीपी से बाइंड होगा। मैंने बताया, अभी स्ट्रक्चर दिखाया आपको, जीडीपी से बाइंड होगा। अब देखिए अब एक्टिवेशन हुआ, मतलब जीडीपी से बाइंड किया तो इनएक्टिव था, अब नया लिगेंड आया, हमको लिगेंड आकर रिसेप्टर से बाइंड किया, फिर एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है ना कि अल्फा अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है,
किससे? अल्फा सब यूनिट जो है अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब अल्फा अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाता है। और एक बात और है, अगर एक्टिवेट हुआ है तो जो जीडीपी है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ग्वानिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट माने जीडीपी जो है वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है एक्टिवेट हुआ, लिगेंड आकर के क्या किया, बाइंड किया, इस साइड पे लिगेंड आकर के क्या किया, बाइंड किया। तो यहाँ पे जो है जीटीपी, यहाँ पे आना चाहिए क्या, ये गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जीटीपी लिखना पड़ेगा। जीटीपी जो है अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड होता है और बीटा गामा जो है अलग सब यूनिट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से काम करता है। अगर जीटीपी आया तो क्या हुआ, हमारा जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले देखिए अल्फा सब यूनिट के एक्टिवेट होने के बाद जीटीपी बाइंड है, अल्फा के पास क्या बाइंड है, जीटीपी, क्योंकि एक्टिवेट हो गया। अगर जीटीपी बाइंड है तो अल्फा के पास एक और प्रॉपर्टी होता है, मैंने आपको बताया था कि अल्फा के पास जीटीपीएज प्रॉपर्टी होता है, मतलब जीपीसीआर के पास जीटीपीएज तो होता है, अल्फा सब यूनिट हैज जीटीपीएज। एज क्या होता है, इंजाइम होता है जो कि जीटीपी को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है या हाइड्रोलाइसिस करवा देता है। वो सब छोड़ देना है, आपको ध्यान से सुनना है। अभी एक बहुत ही मजेदार कहानी देखिए, पहले हमारा जीपीसीआर से कोई बाइंड नहीं था, बहुत रेस्ट में था, तो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट तीनों बहुत आराम से थे और जीडीपी के साथ बहुत ही अच्छे मौज की जिंदगी जी रहे थे। जीडीपी बाइंड था तो इनएक्टिव स्टेज में हो गया, अल्फा बीटा गामा और जीडीपी एक साथ रहते थे। अब लिगेंड आया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के लिगेंड बाइंडिंग साइट पे, ये ऊपर वाला जो था लिगेंड बाइंडिंग साइट, इससे क्या किया, बाइंड किया, बाइंड करके उसका कन्फर्मेशन चेंज कर दिया। मतलब जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है और रिसेप्टर के चेंज कर दिया पूरी तरह से, जिसके कारण जी कन्फर्मेशन चेंज हुआ। कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण जीईएफ एक्टिविटी एक्टिवेट हो गया। जीपीसीआर का जीईएफ एक्टिविटी एक्टिवेट हो गया। जीईएफ एक्टिविटी क्या होता है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारा गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है उसको एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे हम पहला तो इनएक्टिव था तो आकर ऊपर से क्या बाइंड किया, हमारा लिगेंड बाइंड किया। लिगेंड बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशन चेंज हुआ। कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद जीईएफ एक्टिवेट हुआ। जीईएफ क्या होता है, जीईएफ न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। और जीईएफ जो है ना क्या करेगा, जीडीपी को हटा देगा वहां से कि अरे अल्फा सब यूनिट से पास से तुम हटो, और जीटीपी को बाइंड कर देगा वहां पे। अगर जीटीपी को बाइंड कर दिया और बीटा गामा अलग हो गया तो एक्टिवेट हुआ कि नहीं हो गया। तो एक्टिवेट करने में किसका रोल है, जीईएफ का रोल है। बहुत अच्छे से क्लियर है यहाँ तक आपको। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अब लिगेंड जो है हमारा किस तरह का इन्फॉर्मेशन लाया है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज लिगेंड बाइंड किया और बोलेगा कि ग्रोथ फैक्टर को रेगुलेट करो, तो उस तरह से काम करेगा। जी अल्फा, मतलब अल्फा सब यूनिट से जो जीटीपी अटैच है वो उस तरह से काम करेगा जैसा कि लिगेंड बाइंड करेगा, है ना। अब देखिए ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, तो इसका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाथवे है, तो हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब बस आपको अब इतना ध्यान रखना है कि जो अल्फा जीटीपी है उसका अब एक्टिविटी चलेगा, अल्फा जीटीपी, क्योंकि अल्फा के पास ही इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होता है भैया, याद है ना आपको अल्फा के पास। तो पहला आता है हमारा क्या, सीएएमपी पाथवे। सीएएमपी पाथवे, एक सीएएमपी पाथवे जो है कैसे काम करता है आइए जानते हैं। सीएएमपी पाथवे जो है, देखिए अल्फा जीटीपी क्या हुआ हमारा, वहां से बना अल्फा सब यूनिट का जीटीपी अटैच है, बीटा गामा अलग हो गया। अब अल्फा जीटीपी और बीटा गामा अलग हो गया तो अल्फा जीटीपी जो है अब तो दोनों मूव करने लगेगा, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में मूव करेगा। अब तो अल्फा जीटीपी मूव करते करते कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में पहला कैंप पाथवे पढ़ रहे हैं, सीएएमपी पाथवे। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि एडिनाइल साइक्लेज नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है ना, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, उसी में सेल मेम्ब्रेन में एडिनाइल साइक्लेज आराम से पड़ा हुआ रहता है, मतलब वहां पे पाया जाता है, वहां पे पड़ा रहता है, जो कन्वर्ट करता है। क्योंकि देखिए एडिनाइल साइक्लेज है, इंजाइम है ना एडिनाइल साइक्लेज, जो कन्वर्ट कराएगा किसको, जो सेल में जितने भी एटीपी पाए जाते हैं, जितने भी एटीपी पाए जाते हैं उसको एडिनाइल साइक्लेज, एज लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जहाँ एएसी लगा हो वो इंजाइम का काम करता है। किसका काम करता है, इंजाइम का। एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में। एडिनाइल साइक्लेज नाम कितना अच्छा है, एडिनाइल साइक्लेज, जो कि जितना सेल में जितना एटीपी पाया जाएगा
उसको CAMP कैंप में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए CAMP का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं? अगर सारा ATP CAMP में कन्वर्ट होने लगा तो CAMP का कंसंट्रेशन जो है अपने आप बहुत जोर से बढ़ने लगेगा, तेजी से बढ़ने लगेगा, जिसके कारण सेल में क्या करेगा, CAMP का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोटीन काइनेज ए नामक एक होता है, PKA होता है, वो जो हो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। पहले इनएक्टिव स्टेज में आराम से प्रोटीन काइनेज रहता है, और जैसे ही साइक्लिक AMP CAMP का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, तो प्रोटीन काइनेज क्या होता है, एक्टिवेट कर जाता है। ये CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है। क्यों हम इसको CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कह रहे हैं? क्योंकि जो है प्रोटीन काइनेज सिर्फ CAMP का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा तभी एक्टिवेट करेगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं करेगा। आगे देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। आपको इतना याद रखना है कि CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है। ठीक, प्रोटीन काइनेज कैसा होता है? CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। अब देखिए हम अभी क्या पढ़े, हम पढ़े कि हमारा जो है अल्फा GTP जो था एक्टिवेट हुआ था, फिर वो गया कहाँ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वहां पे उसको एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम मिला, उसने एडिनाइल साइक्लेज को क्या किया, एक्टिवेट किया। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने का बाद जितना सेलुलर ATP था उसको CAMP में कन्वर्ट कर दिया। अब CAMP का कंसंट्रेशन और बढ़ गया, CAMP का कंसंट्रेशन बढ़ा तो प्रोटीन काइनेज ए को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा, आइए पहले जान लेते हैं प्रोटीन काइनेज आखिर होता क्या है। क्लियर है? प्रोटीन काइनेज जो है ए है, ये फॉस्फेट ग्रुप, जहां आपको प्रोटीन काइनेज या जहां आपको काइनेज वर्ड दिख जाता है ना, काइनेज वर्ड दिख जाता है, समझिए कि वहां कहीं ना कहीं फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोराइलेशन हो रहा होगा या डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा होगा। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा होगा या फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा होगा। इतना आपको याद रखना है जहां आपको काइनेज ग्रुप दिख जाए। एक्ट बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, प्रोटीन काइनेज क्या फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करके काम करता है। देखिए पहला तो PKA का स्ट्रक्चर, प्रोटीन काइनेज का स्ट्रक्चर देखिए, इतना प्यारा सा स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए के पास दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है रेगुलेटरी सब यूनिट और एक होता है कैटालिटिक सब यूनिट। देखिए यहाँ पे ये दोनों रेगुलेटरी है और ये दोनों कैटालिटिक सब यूनिट है ना। दोनों सब यूनिट अटैच रहता है एक दूसरे से जब इनएक्टिव स्टेज में है। तो हमारा बताए थे आपको कि आराम से आएगा उधर से साइक्लिक AMP में, साइक्लिक AMP हमारे सेल के अंदर आएगा जहां उसको प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव स्टेज में मिलेगा। इनएक्टिव स्टेज कहने का मतलब है कि जो उसका रेगुलेटरी सब यूनिट है, देखिए दोनों RR सब यूनिट XCC रेगुलेटरी सब यूनिट है ना, कितना सब एक तरह से बाइंड है, दोनों आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अगर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये इनएक्टिव स्टेज में है, ये काम करने योग्य नहीं है। अब देखिए ध्यान से, आर जो है जो हमारा आर रेगुलेटरी सब यूनिट है उसके पास CAMP बाइंडिंग साइट होते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, CAMP बाइंडिंग साइट आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक आर के पास दो CAMP बाइंडिंग साइट, तो यहाँ पे 2 R है ना, तो 2 R के बाद 4, 2 R के पास कितने CAMP बाइंडिंग साइट होंगे, 4 CAMP बाइंडिंग साइट होंगे रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट में से। जो R है, जो रेगुलेटरी सब यूनिट है उसके पास CAMP बाइंडिंग साइट होता है कितना, एक R सब यूनिट के पास 2, तो 2 R सब यूनिट के पास टोटल 4 CAMP बाइंडिंग साइट होता है। तो आप यहाँ से क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि जब तक CAMP नहीं आएगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, CAMP को क्या कहते हैं, CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज कहते हैं। प्रोटीन काइनेज को क्या कहते हैं, CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, CAMP पे डिपेंड करता है ये प्रोटीन काइनेज, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लियर है, क्योंकि CAMP जब तक नहीं आएगा तब तक ये बाइंड नहीं करेगा। देखिए अब अगर बाइंड कर गया है ना, अगर बताया मैंने आपको कि 2 R सब यूनिट के बाद 4 बाइंडिंग साइट है, इसलिए CAMP डिपेंडेंट कहते हैं। अब देखिए जब CAMP बाइंडिंग साइट बाइंड करेगा सब रेगुलेटरी सब यूनिट के पास 7 और कैटालिटिक सब यूनिट गॉट सेपरेटेड। देखिए जब यहाँ पे CAMP आया, इससे बाइंड किया और यहाँ पे क्या हुआ, R सब यूनिट रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो गया और कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो गया। क्लियर है, प्रोटीन काइनेज में क्या हुआ, 2 R सब यूनिट क्या हुआ, आके CAMP यहाँ पे बाइंड किया, जिससे कारण रेगुलेटरी प्रोटीन काइनेज रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो गया। अगर अलग हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक कोई चीज रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है तो वो चीज क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हुआ मतलब 2 R सब यूनिट अलग हो गया, 2 C सब यूनिट अलग हो गया।
कैटालिटिक सब यूनिट के पास फॉस्फोराइलेट करता है टारगेट प्रोटीन को और उसको एक्टिव कर देता है। देखिए यहाँ पे दो सब यूनिट अलग हो गया था। रेगुलेटरी क्या काम करेगा? रेगुलेटरी बस एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन, अगर स्विच है आपके घर में तो आप रेगुलेटरी क्या काम करेगा? या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा, या तो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा। ये रेगुलेटरी का काम है। कैसे? अगर सीएमपी बाइंड करेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, अगर रेगुलेटरी से सीएमपी बाइंड ही नहीं करेगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। वहीं पे जो कैटालिटिक साइट है इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। रेगुलेटरी पाथवे आप यहाँ पे देख लो। कैटालिटिक सब यूनिट जो है क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है टारगेट प्रोटीन में। टारगेट प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन कौन सा सब यूनिट करता है? कैटालिटिक सब यूनिट करता है। और रेगुलेटरी सब यूनिट का तो रेगुलेशन काम है, आप समझ ही पा रहे हो। कैटालिटिक नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटालिटिक है, इसके पास इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगा समझ रहे हो। और रेगुलेटरी तो क्या रेगुलेट करेगा, या तो ऑन या तो ऑफ। क्लियर? एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करेगा। क्लियर है ना? कैटालिटिक सब यूनिट अब इंटर करेगा कहाँ? कैटालिटिक सब यूनिट, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट करने के बाद कैटालिटिक सब यूनिट कहाँ इंटर करेगा? न्यूक्लियस में घुस जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद वहां पे ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करेगा, फिर ट्रांसलेशन एक्टिवेट करेगा, और जो हमको सेलुलर रिस्पॉन्स चाहिए, जो हमको सेलुलर रिस्पॉन्स चाहिए वो सेलुलर रिस्पॉन्स हमको लाके देगा, है ना। सपोज कोई जीन आया, बोलेगा कि हाँ ये काम करना है आपको, जो है क्या करना है आपको, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना है, तो जाएगा वहां पे आराम से न्यूक्लियस में घुसेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके सेलुलर रिस्पॉन्स ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा देगा। क्लियर है? अब देखिए बहुत ही अच्छे से समझते हैं क्या। जो हमारा जी प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारा जी प्रोटीन है, अब देखिए ये जो हमारा जी प्रोटीन गया वहां पे सब यूनिट गया। जो जी प्रोटीन हो सकता है या तो तीन तरह का हो सकता है। कैसा? या तो स्टिमुलेटरी, या इनहिबिटरी, या क्वेंट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्टरी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने वाला, इस तरह से हो सकता है। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। अरे मैंने ये पाथवे देखा, सीएएमपी पाथवे, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे काम किया। सीएएमपी को सेकंड मैसेंजर क्यों कहा गया? क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर क्या हुआ? पहला मैसेज कौन लाया? लिगेंड आकर बाइंड किया, वो फर्स्ट मैसेज हुआ। अब वहां पे से अलग हुआ, फिर सीएएमपी हुआ, उसको सेकंड मैसेंजर कहा गया, है ना। जो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कर गया, फिर प्रोटीन एंजाइम जो क्या इनएक्टिव एक्टिव करने के बाद कहाँ गया? हमारा सेल में जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, वहां पे उस ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन और सेलुलर रिस्पॉन्स देगा। जैसे कौन कौन सेलुलर रिस्पॉन्स है? हार्ट में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, या हार्ट का कंडक्टेंस बढ़ा देगा। स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन कर देगा, लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देगा, है ना, ग्लाइकोजन का तोड़ना स्टार्ट कर देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देगा। इस तरह से क्या एडिनाइल साइक्लेज पाथवे आपको क्लियर है कैसे काम करता है? अब सेकंड सेकंड जो पाथवे है वो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी या IP3 डैग पाथवे। ये अच्छा है, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना है आपको बस। फॉस्फोलाइपेज सी IP3 डैग पाथवे इसको कहते हैं। देखिए एक्टिवेशन हुआ फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज नाम से पता चल रहा है कि फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज इंजाइम है, इंजाइम है मतलब फॉस्फोलाइपेज। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड कौन सा फॉस्फोलिपिड? तो आपको याद रखना है PI P2 फॉस्फोलिपिड होता है, PI P2 फोस्फेटिडिल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फोस्फेटिडिल इनोसिटोल, इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट, PI P2 फोस्फेटिडिल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट, PI P2। आपका सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, यही होला है, फोस्फेटिडिल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट ही है। क्लियर? अब देखिए जो हमारा आएगा रिसेप्टर, जो हमारा मैंने आपको बताया था कि अल्फा सब यूनिट के साथ जीटीपी बाइंड है। अब जीटीपी क्या करेगा ना, फॉस्फोलाइपेज जो फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट कर देगा, जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करके फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा। अगर फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करेगा तो आप क्लियरली जानते हो कि आपका सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? PI P2 नामक एक हमारा क्या प्रेजेंट है? PI P2 फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, जिसको ब्रेक डाउन हो कर देगा किसको? IP3 में कन्वर्ट कर देगा और डैग में कन्वर्ट कर देगा। IP3 क्या होता है भैया? इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि I एक है और फॉस्फेट 3 है, तो 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट हो गया IP3। IP3 और डैग, डैग बोले तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, क्या? डाई एसाइल ग्लिसरॉल, इसमें क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए कन्वर्ट तो कर दिया, अब IP3 का बात करते हैं पहले। IP3 आया, एक्टिवेट हुआ, और हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
उस पे क्या होता है ना कि एक बाइंडिंग साइट होता है IP3 बाइंडिंग साइट, जहाँ पे IP3 जा करके क्या करता है, IP3 जो टूटा हुआ है जिसको फोस्फोलाइपेज ने तोड़ा भैया IP3 और डैग में, तो IP3 जाकर क्या किया, हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके रिसेप्टर पे बाइंड किया। अब IP3 बाइंड करेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिसेप्टर से, तो बाइंड करने के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कैल्शियम का रिलीज कराएगा। किसका, कैल्शियम का रिलीज कराएगा। देखिए कैल्शियम का रिलीज कराएगा तो कैल्शियम का काम क्या है कि जो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज है उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, और प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया तो समझ ही पा रहे हो आप, फोस्फोराइलेशन होगा। मैंने बताया ना फोस्फोराइलेशन होगा, फिर हार्ट में मैंने बताया अभी आपको कि कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिक्रीशन करेगा, या फिर न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। वहीं पे अगर डैग का बात करें, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये डायरेक्टली क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज करवाता है। डैग क्या करता है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये डायरेक्टली कैल्शियम को क्या करेगा, रिलीज कराएगा, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन जो है उसको एक्टिव करेगा। यहाँ देखिए दोनों यहाँ तक डिफरेंट चलता है, लेकिन यहाँ पे आकर मिल जाता है। दोनों का लास्ट काम क्या है कि जो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज है उसको एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण जो है फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। CAMP पाथवे देख लिया आप देखिए CAMP पाथवे क्या है, CAMP पाथवे अल्फा GTP सेल मेम्ब्रेन से मूव किया, फिर वहां पे गया क्या, ATP को CAMP में कन्वर्ट किया, प्रोटीन काइनेज रेगुलेटरी सब यूनिट, कैटालिटिक सब यूनिट, आप सब जानते हो कितना मैंने बेहतरीन से आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। तो एक जगह और देख लेते हैं थोड़ा सा देखिए अगर आप इसका बात करें तो हो सकता है कि जो हमारा जी प्रोटीन है, जो जी प्रोटीन है जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का हो, या तो GS वहां पे लगा हो, मतलब कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन कराएगा। स्टिमुलेशन कहने का मतलब है कि एडिनाइल साइक्लेज को क्या करेगा, कंसेंट्रेशन बढ़ाएगा। अगर एडिनाइल साइक्लेज का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो साइक्लिक AMP मतलब CAMP का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा है ना। CAMP का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका स्टिमुलेटरी इफेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। वहीं पे अगर जी प्रोटीन की जगह GI प्रोटीन आ जाए, GI मतलब इनहिबिटरी, ये इनहिबिट कर देता है एडिनाइल साइक्लेज को, क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा तो CAMP बनेगा क्या, ATP को CAMP में ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा, है ना। ATP को CAMP में ब्रेक डाउन ही नहीं करेगा तो फर्दर एक्शन शो नहीं करेगा, तो आपका इनहिबिटरी एक्शन मिलेगा। लास्ट आता है GQ प्रोटीन मेडिएटर, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जो IP3 और डैग पाथवे से काम करता है। GQ आता है मतलब क्या, फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट। GQ प्रोटीन जहां रहेगा वो क्या करेगा, फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देगा। अगर फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर दिया तो समझ ही पा रहे हो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन में जो PIP2 है, फोस्फोइनोसिटोल 145 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, IP3 और डैग में कन्वर्ट कर देगा। अगर IP3 और डैग में कन्वर्ट किया तो कैल्शियम आता है, और जहां कैल्शियम आएगा वहां क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। बस आपको इतना याद रखना है, जहां GQ प्रोटीन आपको दिख जाए वहां क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जहां GI प्रोटीन हो गया, वो GI प्रोटीन मेडिएटेड है, समझ लीजिए कि वहां इनहिबिटरी इफेक्ट मिल रहा है, वहां कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है, उसको एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर दिया गया। और जहां GS है वहां स्टिमुलेशन एडिनाइल साइक्लेज जो है स्टिमुलेट हुआ है, वो अपना बेहतरीन से काम करेगा। तो ये हमारा टोटल क्या था, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है और हर समय हमारे बॉडी में ये चलता रहता है और हेल्प करते रहता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, मैंने आपको बताया था। तो हो सकता है आपको ये लेक्चर समझ में, अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप जरूर से कमेंट करें, मैं उसे तुरंत आंसर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको इतना बेहतरीन नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसा ही आपको बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।